संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत समस्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए जो लेखा प्रशिक्षण सत्र लिया जाता है, साल में 3 बार जो है लेखा प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। इसमें जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 के मध्य जो प्रशिक्षण सत्र लगा था, उसके अंतर्गत जो प्रश्न आया था उस प्रश्न को देखेंगे कि किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा गया है। इसमें स्थानीय निधि विभाग को छोड़कर जो शासन के समस्त विभाग हैं उसमें 5 पेपर लिया जाता है। एक सैद्धांतिक होता है और दूसरा व्यवहारिक। सैद्धांतिक में आपको बिना पुस्तक के जो है पेपर दिलाना पड़ेगा और व्यवहारिक में पुस्तक ले जाने की अनुमति होगी। पुस्तक में वो पुस्तक जो शासन द्वारा मान्य है। इसमें देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र, मूलभूत नियम, अवकाश नियम, सेवानिवृत्ति, यात्रा भत्ता नियम, सैद्धांतिक। यह क्या है? पुस्तक रहित है। ये पूर्णांक 100 का होगा और समय 3 घंटे का। इसमें किस प्रकार से जो प्रश्न आया था देखेंगे। इसमें टिप में क्या लिखा है देखिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। अब पहला प्रश्न इसमें है, पद ग्रहण काल को परिभाषित कीजिए। किसी शासकीय सेवक के स्थानांतरण पर पद ग्रहण काल को पात्रता कब एवं कितने अवधि की होती है? यह नियम किन पर लागू नहीं होते हैं? इसको समझने के लिए आप मेरे चैनल पर जो पहले से ये वीडियो बना हुआ है उसका अवलोकन करिएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, पेंशन कितने प्रकार के होते हैं? वर्णन करते हुए पेंशन हेतु अर्हतादायी सेवा के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। फिर है तीसरा जो प्रश्न है, धारणाधिकार से आप से क्या आशय है? इसके अंतर्गत प्रतिधारण तथा निलंबन संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। फिर चौथे प्रश्न में है, वर्तमान में यात्रा भत्ता के प्रयोजन हेतु शासकीय सेवक को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? स्थानांतरण पर श्रेणीवार निजी सामान परिवहन एवं स्थानांतरण अनुदान संबंधी पात्रता एवं दरों का उल्लेख कीजिए। फिर है 5वां प्रश्न, निलंबित जो शासकीय सेवक है को दे जीवन निर्वाह भत्ते के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। जो निलंबित शासकीय सेवक है उनको किस प्रकार से जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है उसके संबंध में नियम को आपको इसमें लिखना है। फिर बी है, बाह्य सेवा के संबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो शासकीय सेवक बाह्य सेवा में जाते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। फिर 6वां प्रश्न है, किन्हीं 4 का अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है अर्जित अवकाश एवं लघुकृत अवकाश। अर्जित क्या होता है और लघुकृत क्या होता है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। फिर है दूसरा, प्रशिक्षु और परिवीक्षाधीन। फिर है तीसरा, अग्रिम वेतन वृद्धि और वार्षिक वेतन वृद्धि। चौथा है दैनिक भत्ता और मुख्यालय भत्ता। 5वां है प्रसूति अवकाश एवं पितृत्व अवकाश। अब चलिए देखते हैं पहले प्रश्न पत्र के विषयांतर्गत ही द्वितीय प्रश्न पत्र। यह व्यवहारिक है और पुस्तक सहित है। इसमें शासन द्वारा मान्य पुस्तकों को आप परीक्षा में ले जा सकते हैं। इसमें देखते हैं टिप, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, अर्थात जो पहला है उसको आप यदि छोड़ते हैं और बाकी अतिरिक्त प्रश्न को यदि बनाएंगे तो आपका अंक उसमें अतिरिक्त जो बनाने वाले हैं, यदि 5 बनाते हैं और पहला को छोड़ करके तो आपको 5 का अंक नहीं मिलेगा, अर्थात इसमें आपको पहला बनाना ही है। अब देखते हैं पहला प्रश्न पत्र, निम्न विवरण के आधार पर सेवानिवृत्ति अधिकारी रमेश कुमार के पेंशन, परिवार पेंशन एवं उपदान की गणना कीजिए। अब इसमें डिटेल दे दिया गया है, जन्म तिथि, दूसरा में शासकीय सेवक में प्रथम नियुक्ति कब हुआ था, तीसरा में सेवानिवृत्ति इनका कब है और अंतिम वेतन इनका कितना था और महंगाई भत्ता उस समय कितना था। अब इन 5 के आधार पर आपको जो है पेंशन और परिवार पेंशन और उपादान की गणना करना है। फिर जो दूसरा प्रश्न है देखते हैं, शासकीय कर्मचारी को कितने प्रकार के अवकाश दे हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए।
अब कितने प्रकार के अवकाश हैं आपको पता ही होगा। अर्जित अवकाश है, लघुकृत अवकाश है, और क्या क्या होता है। ये जो जितने भी प्रकार के अवकाश आपको जानकारी है इसको विस्तार से लिखना है। फिर प्रश्न तीसरा में पद ग्रहण काल क्या है। पात्रता, गणना विधि, वेतन एवं भत्तों के संबंध में सविस्तार वर्णन करना है। ये पद ग्रहण काल जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है। ये हर जो साल में जो 3 बार जो पेपर होता है उसमें रिपीट होता ही रहता है, इसको आपको विशेष रूप से देखना है। फिर प्रश्न चौथा जो है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। ए है प्रत्याशित पेंशन एवं अनंतिम पेंशन, बी है स्थानांतरण भत्ता एवं स्थानांतरण अनुदान, सी है दैनिक भत्ता एवं मुख्यालय भत्ता, बी है क्षतिपूर्ति भत्ता एवं निर्वाह भत्ता, ई है अर्जित अवकाश एवं अर्धवेतन अवकाश। अब इसमें देखिएगा जो अवकाश है, अवकाश का ही देखिए अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश, ये अवकाश इसमें ही दिया हुआ है कितने प्रकार के हैं वे। फिर देखते हैं प्रश्न पाँचवा, बाह्य सेवा क्या है। बाह्य सेवा पर स्थानांतरण की शर्तों का उल्लेख करें तथा बाह्य सेवा पर गए कर्मचारी के धारणाधिकार के संबंध में टिप दें। बाह्य सेवा क्या होता है, जब प्रतिनियुक्ति में किसी शासकीय सेवक को दूसरे विभाग में भेजा जाता है तो उस स्थानांतरण में जो उस कर्मचारी को दे वेतन वगैरह जो नियम है, उस जो बाह्य सेवा जो दूसरे विभाग है वहाँ पर जाने पर जो वहाँ के नियम है उसके अनुसार उस कर्मचारी को जो है देय होता है। और धारणाधिकार के अंतर्गत जो है धारणाधिकार अपने पूर्व पद पर रहेगा, उसमें भी कंडीशन है, इसको आप देख लीजिएगा। इसका एक वीडियो में मैंने जो अपने इसमें चैनल में अपलोड किया है उसके माध्यम से आपको जो है जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। प्रश्न छठवां है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ए है व्यक्तिगत वेतन, बी है विशेष वेतन, सी है किसी पद का प्रकल्पित वेतन, बी है डी है मानदेय और ई है शुल्क। जो है इसका पहले मैंने चैनल में वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। विशेष वेतन इसके बारे में भी बताया है और प्रकल्पित वेतन, मानदेय, शुल्क ये सब पहले से वीडियो बना हुआ है, उसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। फिर है संचालनालय कोष लेखन पेंशन, इसके अंतर्गत जो है तृतीय प्रश्न पत्र है। ये लेखा एवं वित्तीय नियमावली पुस्तक रहित। इसमें देखते हैं टिप, कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है, इसमें अनिवार्य क्वेश्चन ही पूछा गया है। अब इसमें देखते हैं प्रश्न पहला, अ वित्तीय स्वीकृतियां जारी करते समय किन आवश्यक निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। स्वीकृति कब से प्रभावशील मानी जाएगी। अब ब है इसी में, दैनिक लेखाबंदी करने की प्रक्रिया को विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर प्रश्न 2 है, अ जिलाध्यक्ष कलेक्टर द्वारा कोषालय एवं उप कोषालय के निरीक्षण के सामान्य नियम क्या है। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। फिर ब है, कोषालय निरीक्षण के सामान्य नियम क्या है। कोषालय शेषों का सत्यापन करते समय किन अनुदेशों को सावधानीपूर्वक अपनाया जाता है। फिर प्रश्न तीसरा है, शासकीय लेखा मुख्य रूप से कितने भागों में रखे जाते हैं, प्रत्येक भाग के लेखे के क्या क्या विभाजन हैं एवं प्रत्येक विभाजन में क्या क्या शामिल होती है, वर्णन कीजिए। फिर प्रश्न चौथा है, भंडार क्रय के सामान्य नियमों का उल्लेख करते हुए भंडार अपलेखन की प्रक्रिया को समझाइए। अब भंडार क्रय नियम है, अभी जुलाई 2024 में अमेंडमेंट आया है और इसमें समय समय पर जो है अमेंडमेंट होता ही रहता है। तो उस अमेंडमेंट को पढ़ते हुए आपको परीक्षा में जो जिस सत्र में आपको प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो उस अमेंडमेंट के हिसाब से आपको पढ़ते हुए उस नियम को जो है उल्लेख करना है। फिर प्रश्न 5वां है, शासन की ओर से निविदा करते समय किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जब शासन जो है किसी सामग्री का क्या करता है, परचेस करता है, तो उन
जो परचेस के अंतर्गत जो निविदा मंगाते हैं दुकानदार से या जेम्स वगैरह से जो मंगाते हैं, तो उस परचेस में किन किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है उसके संबंध में इसमें लिखना है। फिर प्रश्न 6वां है, निक्षेप डिपॉजिट अर्थात जमा क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत जमा खाता को सविस्तार समझाइए। ये निक्षेप के संबंध में मैंने जो है वीडियो बना रखा है। फिर प्रश्न 7 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है लेखाओं का वर्गीकरण, दूसरा है स्थानीय निधि, तीसरा है स्थायी अग्रिम, चौथा है अंतिम विकर्षण, पांचवा है नवीन मद। प्राय जितना भी ये प्रश्न पूछा है सभी का वीडियो है, आप चैनल में जा कर के अवलोकन कर सकते हैं। फिर प्रश्न पत्र चतुर्थ है, ये तृतीय के समान ही है, विषय जो है तृतीय के समान है, लेकिन ये पुस्तक सहित है। आप शासन के द्वारा जो मान्य पुस्तक है आप उसको लेकर के परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसमें टिप में देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है, शेष प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इसमें पहला आपको बनाना ही है। प्रश्न पहला है इसमें देखते हैं, निम्न विवरण के आधार पर नवा रायपुर अटल नगर में पदस्थ अधिकारी श्री क का माह अगस्त 2024 का वेतन देयक तैयार करें। पहला है अधिकारी का वेतन लेवल 14। अब इसमें अमाउंट दे दिया है, महंगाई भत्ता दे दिए हैं, गृह भाड़ा भत्ता जो उनको मिलना है उनका मूल वेतन का 9%, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता जो देते हैं 75 रुपये ये है। अब देखिए इसमें देयक के साथ में जो कटौतियाँ होती है, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि में अंशदान CGPF आजकल चल रहा है वो 12%, समूह बीमा योजना 480 रुपये, आयकर कटौती कितना दिया है 16,000, शासकीय वाहन लाइसेंस शुल्क जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी है उनको जो वाहन के रूप में जो लाइसेंस शुल्क मिलता है 250 रुपये वे है। अब इसके आधार पर जो है आपको वेतन देयक तैयार करना है। अब देखिए इसमें वेतन देयक तैयार करने के लिए क्या होता है, परीक्षा में आपको एक प्रोफार्मा दे दिया जाएगा और उसमें एंट्री करते हुए आपको ये सब पेमेंट के साथ आपको जो अमाउंट दिया हुआ है डिटेल उसके आधार पर आपको वेतन देयक तैयार करना है। फिर प्रश्न दूसरा है, नैमित्तिक व्यय पर नियंत्रक के संबंध में क्या प्रावधान है, विस्तार से वर्णन करें। प्रश्न तीसरा, वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांत स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी क्या है, वित्तीय स्वीकृति जारी करते समय किन आवश्यक निर्देशों का पालन करना चाहिए। फिर प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित विवरण के आधार पर श्री अ का सामान्य भविष्य निधि का दिनांक 31/3/2024 की स्थिति में शेष निकालिए। इसमें पहला है दिनांक 31/3/2023 को श्री अ के सामान्य भविष्य निधि खाते का शेष 39,67,337 रुपये है। भविष्य निधि में मासिक अंशदान अप्रैल से सितंबर 25,000, अक्टूबर में 30,000, नवंबर से मार्च 40,000 रुपये। तीसरा है दिनांक 23/10/23 को मकान मरम्मत हेतु आंशिक अंतिम आहरण 8,56,000 रुपये। चौथा है ब्याज दर प्रतिवर्ष 7.1%। इसके आधार पर आपको सामान्य भविष्य निधि का जो है शेष निकालना है। फिर प्रश्न पाँचवा है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है अनुदान और ऋण, दूसरा है सीमित निविदा और एकल निविदा, तीसरा है परिवीक्षाधीन एवं प्रशिक्षु, चौथा है समेकित निधि एवं आकस्मिकता निधि, पांचवा है ऋण एवं अग्रिम। इसमें जो परिवीक्षाधीन एवं प्रशिक्षु है ये प्रश्न रिपीट होता ही रहता है, इसको देख लीजिएगा। छठवां है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर टिप्पणी लिखिए। इसमें 6 दिए हुआ है जिसमें से 5 आपको बनाना है। अस्थायी अग्रिम, दूसरा है भारित व्यय, तीसरा है मुख्य शीर्ष, चौथा है राज्य के वार्षिक वित्त लेखे, पांचवा है लेखानुदान, छठवां है परिवार पेंशन। अब चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न 7, निम्नांकित प्रकरण में स्वीकृति देने हेतु कौन अधिकारी किस सीमा तक सक्षम है।
अब देखते हैं इसमें अंतिम पेंशन की स्वीकृति, इसमें किस अधिकारी को जो है सक्षम बनाया गया है और कितने तक सक्षम बनाया गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा है अध्ययन अवकाश की स्वीकृति कौन कर सकता है, इसमें बताना है। फिर तीसरा में एक ही मांग संख्या के अंतर्गत निधियों का पुनर्विनियोजन। फिर चौथा है कंप्यूटर हार्डवेयर, सर्वर, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एवं माउस खरीदने की स्वीकृति। पांचवा है कार्यालय के लिए एयर कंडीशनर क्रय करने का अधिकार, किसको है और किस सीमा तक है, ये आपको इसमें लिखना है। अब जो आखिरी प्रश्न पत्र है प्रारंभिक वाणिज्यिक बही खाता, यह पुस्तक रहित होता है और एक ही प्रश्न पत्र जो है इसमें होता है। इसमें टिप देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 अनिवार्य है, सभी के नंबर समान है, कोई 5 प्रश्न का उत्तर देना है। पहले एक ही प्रश्न अनिवार्य था और इस प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न जो है अनिवार्य है। इस प्रकार से जो है देखते हैं, पहले 2 प्रश्न जो है अनिवार्य इस प्रकार से पहले नहीं पूछा गया था। इस बार अक्टूबर 2024 के जो एग्ज़ाम है इसमें 2 प्रश्न अनिवार्य दे दिया है। अब देखते हैं पैटर्न चेंज हो रहा है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट, दूसरा है डूबंत ऋण, तीसरा है दोहरा लेखा प्रणाली, चौथा है कैश बुक, पांचवा है बैंक। अब देखते हैं प्रश्न 2, अंतर स्पष्ट करें। पहला है पुस्तपालन एवं लेखाकर्म, दूसरा है व्यापारिक बट्टा एवं नगद बट्टा, तीसरा है डेबिट एवं क्रेडिट, चौथा है तलपट एवं आर्थिक चिट्ठा, पांचवा है लेनदार एवं देनदार। इसका भी वीडियो बना रखा है मैंने, देख लीजिएगा। फिर प्रश्न तीसरा में देखते हैं उन कारणों की व्याख्या करें जहां बैंक पासबुक द्वारा दर्शाई गई शेष राशि बैंक बही के बैंक कॉलम द्वारा दर्शाई गई राशि से मेल नहीं खाती है। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, देख लीजिएगा। प्रश्न चौथा है लेखांकन क्या है, आधुनिक समय में लेखांकन की भूमिका का वर्णन करें। फिर पांचवा है बैंक समाधान विवरण क्या है, इसकी विशेषताएं और महत्व क्या है, इसका प्रारूप कैसा होता है, इसका भी वीडियो बना रखा है, देख लीजिएगा। प्रश्न छठवां है रामनिवास मिश्र के निम्नलिखित व्यवहारों की जनरल में प्रविष्टि कीजिए। 2024 अक्टूबर रामनिवास द्वारा ये सब डिटेल दिया गया है। इस डिटेल के आधार पर जो है आपको क्या करना है, जनरल तैयार करना है। ये सब डिटेल है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं 7वां, मेसर्स भगत एंड शत्रुघ्न के निम्नलिखित विवरण को व्यापार खाता, लाभानी खाता तथा स्थिति विवरण बनाइए। वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति में, ये इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको। अब इसमें जो डिटेल है इसके आधार पर आपको व्यापार खाता, लाभानी खाता, स्थिति विवरण तीनों एक साथ बनाना है। ये हो गया अक्टूबर 2024 में जो प्रश्न आया था। इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें दे दिया है, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा।